हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु है। स्वागत है आप सबका पैरामेडिकल विज्ञान में। ये हमारा सीरीज़ है लैब टेक्नीशियन या फिर फ्लैबोटॉमिस्ट के लिए जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो हम सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने टोटल 25 क्वेश्चंस कवर किए थे। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, टॉर्निके को हम कितनी ज़्यादा देर तक नहीं बांध सकते। ठीक है, यानी कि टॉर्निके को हम मैक्सिमम कितनी देर तक बांध सकते हैं। तो इसका आंसर है 1 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। इससे अगर आप ज़्यादा बांधेंगे तो पेशेंट को हीमो कंसंट्रेशन हो सकता है। ठीक है, उसके ब्लड सेल्स जमा हो सकते हैं उस जगह पे, उस वेन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये आपको इमेज दिख रही होगी, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में आपका ब्लड अगार है, राइट हैंड साइड में आपका चॉकलेट अगार है। तो क्वेश्चन आपका बनता है इस पर कि आप चॉकलेट आकार को कैसे बनाते हैं। तो इसका आंसर है, ब्लड को, जो आपका ब्लड आकार है उसको धीरे धीरे हम हीट करेंगे 80 डिग्री सेल्सियस पे, और वो फिर आपका कन्वर्ट हो जाएगा चॉकलेट आकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दोस्तों इमेज दिख रही होगी, इसमें एक जो वाइल है उसमें जो सिरम है ऊपर आ रखा है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, और दूसरी वाइल में जो सिरम है वो हीमोलाइज्ड हो गया है। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि आप हीमोलाइसिस को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक फ्लैबोटॉमिस्ट के लिए, एक लैब टेक्नीशियन के लिए। जो भी आप कलेक्शन कर रहे हैं तो सैंपल आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी लैब टेस्ट के लिए। ठीक है, वो सैंपल आपका हीमोलाइज ना हो, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा जो एंटीकोगुलेंट हम यूज़ करते हैं हमारे जो वाइल के अंदर होता है वो अच्छे से मिक्स हो, ये इसका हम श्योरिटी रखें। जितने उसके इन्वर्जन होते हैं 5 से 10 बारी, हर एक वाइल का अलग अलग होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हम क्या याद रख सकते हैं कि जहाँ पे पेशेंट को हीमाटोमा हो रखा है, ठीक है, यहाँ पे पेशेंट का कहीं पे ब्लड कलेक्शन हो रखा है ऑलरेडी पहले से, वहाँ से कलेक्शन ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है, हम जो प्लंगर होता है जिससे ब्लड को सक करते हैं, ठीक, उस प्लंगर को बहुत ज़्यादा फोर्सफुल ना पुल करें। ठीक है, उसको बहुत तेज़ी से ना खींचें। अगर हम नीडल और सिरिंज को यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई स्मॉल साइज़ की नीडल यूज़ कर रहे हैं, ठीक, तो नीडल से आप बार बार पेशेंट के सैंपल को कुरेदें नहीं। ठीक है, वेन्स को ना कुरेदें। ठीक, मेक श्योर द वेनी पंचर साइट इज़ ड्राई। आपकी जो वेनी पंचर साइट है जहाँ से हम कलेक्शन कर रहे हैं वो आपने पहले डिसइंफेक्ट किया। कुछ लोग क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते के साथ ही आपका डायरेक्ट नीडल पेशेंट के इंसर्ट कर देते हैं, लेकिन हमें पहले उसको ड्राई करने के लिए वेट करना पड़ता है, उसके बाद हम उसमें नीडल इंसर्ट करेंगे। ओके, देन आता है हमारा अवॉइड अ प्रोबिंग ट्रॉमेटिक वेनी पंचर। हम प्रोबिंग नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया अभी कि नीडल पेशेंट की वेन में डाल के कुछ लोग टेढ़ी मेढ़ी नीडल करके देखते हैं। ठीक है, तो उसको प्रोबिंग बोलते हैं। ठीक, जिससे क्या हो जाएगा, पेशेंट की वेन में ट्रॉमा हो सकता है और आपका सैंपल जो आएगा वो हीमोलाइज सैंपल आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड टॉर्निके एप्लीकेशन। ठीक, यानी कि आप टॉर्निके को ज़्यादा देर तक नहीं बांधे, जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट में ही बताया आपको। या फिर पेशेंट को, अगर कोई पेशेंट आपका मुट्ठी बहुत तेज़ी से बना रहा है, बहुत टाइट बना रहा है, तो वो भी उसको बनाने के लिए मना करें। ठीक है, उसको फिस्ट क्लेंचिंग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आइडियल रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो वो होता है हमारा लैब के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों HbA1c के लिए, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन के लिए, कि आपका ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन का जो सैंपल है उसको हम कौन सी वाइल में लेते हैं। तो इसका आंसर है EDTA। ठीक है, EDTA वाइल में हम लेवेंडर वाले टॉप में HbA1c का सैंपल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कोई सैंपल कलेक्ट करा पेशेंट का, अब उसका किस कारण से जो सैंपल है वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, या फिर सैंपल रिजेक्शन बोल लो, या फिर आपका कोई लैब टेस्ट है वो किस वजह से कैंसिल हो सकता है। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि कैंसिलेशंस पे आजकल बहुत सारी लैब्स काम कर रही हैं। ठीक, कि टेस्ट उनके कैंसिलेशंस कम से कम हो, तो आपको भी इस बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो कैंसिल हो सकता है वो आपके डिफरेंट तरीके से हो सकता है। तो उसमें से बहुत कॉमन जो कारण है वो देख लेते हैं। पहला, डुप्लीकेट टेस्ट रिक्वेस्ट, जो कि कॉमन है। ठीक है, बिल्कुल जायज़ है कि अगर कोई टेस्ट है डुप्लीकेट है
ठीक, किसी ने CBC और ESR लिख दिया, किसी ने CVP भी लिख दिया, ठीक है, तो डुप्लीकेट हो गया, तो एक वाला टेस्ट जो होएगा उसको कैंसिल कर देंगे हम। दूसरा है इनकरेक्ट टेस्ट ऑर्डर, आपका जो टेस्ट का ऑर्डर है, ठीक है, वो सही नहीं है। टेस्ट नो लॉन्गर नीडेड, जो टेस्ट करवाना था पेशेंट को वो उसकी ज़रूरत नहीं है पेशेंट को, तो अब टेस्ट आपका कैंसिल करवा रहा है पेशेंट, ठीक। ये तीनों कारण बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इसके अलावा हमारे टेक्नीशियन से या लैब वालों से क्या गलती हो सकती है, टेक्निकल प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है सैंपल कलेक्शन के प्रोसेस में, उसकी वजह से आपका लैब्स में आपका सैंपल जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। पहला, सैंपल का हीमोलाइज्ड होना। दूसरा, क्लॉटेड सैंपल, आपने एंटीकोगुलेंट वाली वाइल में सैंपल तो लिया लेकिन उसको प्रॉपरली मिक्स नहीं किया, जिसकी वजह से आपका सैंपल जो है वो क्लॉट हो गया। क्वांटिटी ऑफ स्पेसिमेन नॉट सफिशिएंट, आपका जो आपने जितना सैंपल लिया वो टेस्ट के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से सैंपल पूरा पूरा रिजेक्ट हो जाएगा और सैंपल आपका रीशेड्यूल कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से लैब की बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, ठीक है, आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन, कलेक्शन का सारा खर्चा, तो लैब उसको जल्दी से बियर नहीं करती, ठीक। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन इन इनकरेक्ट ट्यूब, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको HbA1c का सैंपल कौन सी वाले में लेते हैं, EDTA वाली वाइल में, ठीक है। अब आपने उसको ले लिया ग्रे वाली वाइल में या फिर सीरम वाली वाइल में, तो टेस्ट तो आपका स्पेसिमेन जो है वो गलत वाइल में ले लिया, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, आपका सैंपल रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, कंटैमिनेटेड स्पेसिमेन, आपका जो स्पेसिमेन है वो कंटैमिनेटेड है, ठीक, तो भी आपका सैंपल रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद वाला पॉइंट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन इज सस्पेक्टेड, कि आपका जो स्पेसिमेन में जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें दिक्कत है, पेशेंट के नाम में, एज में, किसी चीज़ में आपने कोई गलती कर रखी है, ठीक है, प्रॉपरली आपने लेबलिंग नहीं कर रखी, तो भी आपका सैंपल रिजेक्ट हो सकता है। और लास्ट पॉइंट है आपका कि आपने ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, ठीक है, जितनी देर में आपका सैंपल ट्रांसपोर्ट होकर पहुंचना चाहिए था वो आपका सैंपल नहीं पहुंचा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आपका ESR का सैंपल कौन सी वाइल में लिया जाता है, तो आपको इमेज में दिख रहा होगा ब्लैक कलर की वाइल, तो ब्लैक कलर की वाइल जिसमें सिट्रेट एंटीकोगुलेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट होता है ब्लू वाली वाइल में, लेकिन ब्लैक वाली वाइल में कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है, सिट्रेट, तो उस वाइल में आपका ESR का सैंपल लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम डिसइंफेक्ट करते हैं तो डिसइंफेक्ट करते समय हम 70% अल्कोहल का यूज़ करते हैं, 100% अल्कोहल का यूज़ क्यों नहीं करते, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका कि आपका अगर आप 100% अल्कोहल यूज़ करेंगे तो आपका जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाएगा, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा नॉर्मल प्रोटीन जो होता है वो फोल्डेड होता है, वो फोल्डेड से अनफोल्डेड में आ जाएगा, जैसे आपका डीनेचर हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से हम 70% अल्कोहल यूज़ करते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लाज्मा और सीरम के बीच में क्या डिफरेंस है, तो प्लाज्मा सीरम के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, ऊपर मैं आपको आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने आपको 10 पॉइंट्स बता रखे हैं प्लाज्मा और सीरम के डिफरेंस के लिए। आप एक कॉमन सा पॉइंट बोल सकते हैं कि प्लाज्मा जो है लिक्विड कंपोनेंट है आपका एंटीकोगुलेटेड ब्लड का, और सीरम जो है आपका लिक्विड कंपोनेंट है कोगुलेटेड ब्लड का, ठीक है। बाकी अगर आपको और भी 10 पॉइंट जानने हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक। आगे हम देखते हैं सीवीड, यस, अगार आपका जो है वो किससे बनता है, ठीक है, तो वो बनता है आपका सीवीड से, आपको दिख रहा होगा पानी में रहने वाले पौधे होते हैं तो इसको बोलते हैं सीवीड्स, तो इससे आपका अगार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि RT-PCR की फुल फॉर्म क्या होती है, कोविड आपको पता है पिछले 3 साल से है, तो आपका RT-PCR जो टेस्ट होता है कोविड के लिए हम करते हैं, ठीक है, तो RT-PCR की आखिर फुल फॉर्म होती क्या है आपको पता होना चाहिए, तो उसकी फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि कोविड का जो RT-PCR का सैंपल है वो कहाँ कहाँ से लिया जाता है, तो 2 जगह से लिया जाता है आपका नेजल स्वैब और ओरल स्वैब, ठीक है, नाक से और मुंह से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि हम हीमाटोमा को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कलेक्शन के बाद कुछ कुछ पेशेंट्स के ये पड़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट कभी कभार गुस्सा हो जाते हैं या क्लेम करते हैं या फिर पेशेंट बोलते हैं कि मैं दोबारा से लैब से टेस्ट नहीं कराऊंगा, ठीक है, या फिर आपने जो फ्लैबोटॉमिस्ट भेजा था वो अच्छा नहीं था, उसने देखो निशान बना दिया, ठीक,
तो कुछ कभी कभार केसेस भी हो जाते हैं ऐसे, अगर कुछ हीमाटोमा अगर बड़ा हो जाता है तो आप हीमाटोमा को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक, तो इसको देखते हैं कि आप हीमाटोमा को प्रिवेंट करने के लिए आपकी जो वेन है उसकी अपर मोस्ट वॉल को ही पंचर करें। ठीक है, अगर वो वेन आपकी आपकी जो वेन है उसमें आपने नीडल डाली, तो आपने ऊपर से डाली और अंदर से वो निकल जाएगी, दूसरी साइड से भी, तो आपका हीमाटोमा हो जाएगा पेशेंट को और टिश्यू में आपका ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूव द टॉर्निके बिफोर रिमूविंग द निडल। आपके टॉर्निके को आप पहले रिमूव करें, ना कि निडल को। ठीक है, निडल को आप बाद में रिमूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेजर सुपरफिशियल वेन को ही आप यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में आपका। उसके बाद मेक श्योर द निडल फुल्ली पेनिट्रेट द अपर मोस्ट वॉल ऑफ द वेन। आपकी जो निडल है, ठीक है, वो आपकी अपर मोस्ट वॉल की वेन को, ठीक है, अच्छे से पेनिट्रेट करे, और अगर वो अपर मोस्ट वॉल को आपकी पेनिट्रेट नहीं करेगी, पार्शियल पेनिट्रेशन अगर वो करती है, ठीक है, तो आपका जो ब्लड होगा वो लीक हो जाएगा, आसपास के टिश्यूज में चला जाएगा। ठीक है, तो नीडल का जो बेवल होगा प्रॉपर आपका वेन के अंदर जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अप्लाई प्रेशर टू द वेनिपंचर साइट। आपका जो वेनिपंचर साइट है उस पे आप प्रेशर लगाएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वेन और आर्टरी में क्या डिफरेंस है। तो आर्टरी आपका जो कैरी करती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वेन आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आपका टिश्यू का जो सैंपल है उसको कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कट करा जाता है। तो इसका आंसर है माइक्रोटोम। ठीक है, तो आपको इमेज में दिख रहा होगा एक माइक्रोटोम है, उसमें आपका टिश्यू का सैंपल कट हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत कॉमन, यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, तो वो ओ नेगेटिव होता है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है, वो आपका ए बी पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक यूरिन प्रिजर्वेटिव का नाम बताइए। तो मैंने आपको 3-4 नाम बताए हैं, आप कोई भी बता सकते हैं। जैसे हम प्रिजर्वेटिव, जैसे कि एंटीकोगुलेंट हम यूज़ करते हैं ना ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए, ऐसे ही हम यूरिन को प्रिजर्व करने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव का नाम इस्तेमाल करते हैं, जिनके नाम है आपका बोरिक एसिड, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड, या फिर ऑक्सैलिक एसिड। इनमें से आप कोई भी 1-2 नाम अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन से टाइप का यूरिन सैंपल चाहिए होता है यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है मिड स्ट्रीम यूरिन। ठीक है, मिड स्ट्रीम यूरिन आपका सैंपल चाहिए होता है यूरिन कल्चर के लिए और सेंसिटिविटी के लिए। अब मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल क्या होता है वो आपको इमेज में बता देता हूँ मैं। आप पेशेंट को बोलेंगे कि आपका जेनाइटल है, उसके बाद बोलेंगे कि स्टार्टिंग के कुछ ड्रॉप्स होंगे उसको पॉट में पी करेंगे, देन आप कलेक्शन करेंगे कंटेनर में, और देन बाकी जो भी आपका यूरिन होगा वो आप पॉट में दोबारा डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो बीच वाला जो सैंपल हुआ वो लिया हमने, उसको हम बोलते हैं मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लिस्टमैन स्टेन का क्या प्रोसीजर है। तो लिस्टमैन स्टेन बहुत ज़्यादा कॉमन स्टेन है जो लैब में इस्तेमाल करी जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लड फिल्म को बनाएंगे, फिल्म को एयर ड्राई करेंगे, देन लिस्टमैन स्टेन से फिल्म को, हमारी जो ब्लड फिल्म है उसको अच्छे से कवर करेंगे और 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद उस डिस्टिल वाटर को हम स्लाइड पे डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ठीक, देन उसको हम 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद हम उसको डिस्टिल वाटर से, या फिर आपका फॉस्फेट बफर आता है जिसकी पीएच आपकी 7 होती है, उससे उसको वॉश कर लेंगे। उसके बाद उसको एयर ड्राई करेंगे और अच्छे से माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे। ठीक, तो लिस्टमैन स्टेन का प्रॉपर प्रोसीजर ये होता है। आगे देखते हैं हम इसके बाद नेचुरल एंटीकोगुलेंट आपका कौन सा होता है। तो आपको दिख रहा होगा इंजेक्शन में भी आपका हेपेरिन है, और आपकी ग्रीन कलर की जो वाइल होती है उसमें भी आपका एंटीकोगुलेंट होता है हेपेरिन। ठीक, तो हेपेरिन है आपका नेचुरल एंटीकोगुलेंट। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, या जिनको ज़्यादा क्लॉटिंग हो रही होती है, उन पेशेंट्स को भी आपका हेपेरिन दिया जाता है। ब्लॉकेज वगैरह खोलने के लिए भी टाइम कभी कभार आपका हेपेरिन दे दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो स्लाइड है उसका साइज़ क्या होता है। ठीक, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका स्लाइड का साइज़ क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए 75 mm बाय 25 mm, और आपका जो इसकी थिकनेस होती है वो होती है 1 mm की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो सैंपल प्रिजर्वेशन का है उसका टेम्परेचर क्या होता है। ठीक, आपने जो सैंपल लिया है पेशेंट का, अगर आपको रखना है उसको संभाल के अच्छे से प्रिजर्व करके, तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, या फिर 2 to 6 डिग्री सेल्सियस भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो आप 2 to 8, 2 to 6 इतना टेम्परेचर आपका होता है सैंपल प्रिजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीटी का सैंपल, प्रोथ्रोम्बिन टाइम का सैंपल आप कौन सी वाइल के अंदर लेंगे। तो इसका आंसर है लाइट ब्लू, जिसमें कौन सा एंटीकोएगुलेंट होता है, सोडियम सिट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपी टेस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, सीआरपी की फुल फॉर्म होती है आपकी सी रिएक्टिव प्रोटीन। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे बाकी के 25 क्वेश्चंस। इसका थर्ड पार्ट मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।